अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो गालिबन मंडे को हुई थी। और हमारी लास्ट क्लास मंडे को हुई थी। उस क्लास में हमने जो है ये डिस्कस किया था कि मोमेंटम क्या होता है। हम लोग मोमेंटम को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास। ठीक है भाई। तो पता ही चला था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है किसी ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई बाय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है। मोमेंटम को अगर हम p से शो करें तो बराबर था मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। और ये तय पाया था कि मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, या इस यूनिट को हम न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि न्यूटन सेकंड जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस हुई थी कि मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। तय पाया था कि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि अगर एक डायरेक्शन में मोमेंटम पॉजिटिव है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी बात हुई थी। अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, और इस टॉपिक को मजीद आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं और वो चीज़ है कि फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है u। u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और जब उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। अगर आप इस u को मल्टीप्लाई बाय मास कर दें तो a m टू u क्या हो जाएगा, m इंटू यू जो है वो हो जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, वो हो जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम। अगर आप v को मल्टीप्लाई बाय m कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल मोमेंटम। यानी कि mv आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया और mv आपका फाइनल मोमेंटम हो गया, mu आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया। माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि चेंज मोमेंटम। और डिवाइड बाय टाइम कर दें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ ऊपर से अगर आप m कॉमन लें तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। और अगर आपको याद हो तो v माइनस यू अपॉन टी का मतलब होता है एक्सीलरेशन। तो ma बराबर हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और अगर आपको याद पड़ता हो तो ma का मतलब क्या होता है, ma का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स। F इज टू ma होता है ना, रिजल्टेंट फोर्स F। तो किसके बराबर हुआ, बराबर हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने सिंपल से डेरिवेशन से साबित कर दिया कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है वो बराबर होती है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यानी कि आसान ज़बान में अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम जो है वो p1 है, ठीक है,
और किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम p1 है और अगर उसका फाइनल मोमेंटम जो है वो f हो f बटा अभी आप आवाज आई मुझे? हेलो हेलो।
हाँ भाई, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप लोग जो है मैसेज चैट में मैसेज ना करें, मुझे जो है माइक अनम्यूट करके बताएं आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही। जी सर आ रही है। माइक अनम्यूट। समय यार, ये सुबह से इंटरनेट का इशू चल रहा है, जो पिछली क्लास की सेक्शन सी की वो भी आधी हो पाई आधी नहीं हो पाई, इसकी वजह से ना, कनेक्शन की वजह से। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे भाई? यहाँ पर थे। ठीक है भाई, तो हमने क्या प्रूफ किया था? हमने ये प्रूफ किया था आज की क्लास में अभी तक कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है, यानी कि एम ए के बराबर होता है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम मैं कह रहा था अगर P1 है, फाइनल मोमेंटम अगर P2 है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स F है वो बराबर है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और चेंज मोमेंटम का मतलब क्या है? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय टाइम के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर देखें, मिसाल के तौर पर एक बॉल इस तरफ जा रही है, बॉल का मास है 0.2 किलोग्राम और बॉल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। सामने दीवार है, दीवार से बॉल टकराकर बॉल वापस आ रही है। अब बॉल जो टकरा के वापस आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड से वापस आ रही है। ठीक है, तो जब बॉल 8 मीटर पर सेकेंड से वापस आएगी तो जाते वक्त बॉल का जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम P1, वो कितना था? वो था 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बॉल का मोमेंटम था जाते वक्त। जब बॉल टकरा कर वापस आई तो बॉल का फाइनल मोमेंटम कितना था? 0.2 मल्टीप्लाई बाय -8। -8 क्यों किया? -8 इसलिए किया भाई क्योंकि नेगेटिव हो गई ना, वेलोसिटी ऑपोजिट हो गई। तो वापस आते वक्त मोमेंटम हुआ -1.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम मालूम करें अगर बॉल का, चेंज मोमेंटम किसके बराबर होगा? P2 माइनस P1 के बराबर होगा, -1.6 -2। अगर हम रेट ऑफ चेंज मोमेंटम मालूम करें, तो फर्स्ट करेंगे जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पर है, यानी कि बॉल को टकराने जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0.2 सेकेंड्स। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा? -1.6 -2 डिवाइड बाय 0.2, देगा -3.2 डिवाइड बाय 0.2, या फिर हो जाएगा -16 न्यूटन हो जाएगा। माइनस मतलब ये है कि जो उस पर फोर्स लगेगी बॉल पे वो लेफ्ट साइड पे लग रही है, इसलिए आपका आंसर माइनस में आ रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज -16 न्यूटन, यानी कि फोर्स पे जो बॉल लग रही है वो लेफ्ट साइड पे लग रही है। तो इस तरह से अगर आप एक किसी चीज़ का चेंज मोमेंटम निकालें और फिर चेंज मोमेंटम निकाल कर उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो वो उस पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो असल बात ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, यानी कि अगर किसी भी चीज़ के मोमेंटम का जो चेंज है उसको अगर आप डिवाइड कर दें टाइम से तो उसका आंसर जो है वो एम ए आएगा, इनके रिजल्टेंट फोर्स के बराबर आएगा। ये मतलब हुआ। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो फिर हम करते हैं एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं फिर हम। ठीक है, और वर्कशीट जो है वो इससे रिलेटेड है, मोमेंटम के टॉपिक्स। वर्कशीट कहाँ पर है भाई? मोमेंटम वाली वर्कशीट जो है वो ये वर्कशीट नंबर 13 है आपकी, पेज नंबर 83 आपकी बुक का। ठीक है, इसको निकालें सब लोग, वर्कबुक निकालें फटाफट से, सब लोग वर्कबुक 1 निकालें।
1 पे निकालें, जो कि शायद पेज नंबर 83 पर है आपके। ठीक है, सब लोग जल्दी से जो है वर्कबुक 1 निकालें और वर्कबुक पे वर्कशीट नंबर 30 निकालें, पेज नंबर 83 है। जल्दी करें, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। वर्कशीट नंबर 13, वर्कबुक नंबर 1, पेज नंबर 83। पहला सवाल में कह रहा है कि a molecule of mass m traveling horizontally with velocity u hits a vertical wall at right angles to its velocity and then it rebounds horizontally with the same speed. So what is the change in momentum? यानी कि सांस जबान में मॉलिक्यूल है, इसका मास m है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, दीवार से टकरा के वापस आया दीवार से, वेलोसिटी वो u है लेकिन अब वो माइनस यू कहलाएगी। माइनस यू क्यों कहलाएगी? वो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो कैसे बताएं चेंज मोमेंटम कितना हुआ? तो देखें इसका जो इनिशियल मोमेंटम है जब ये जा रहा था टकराने, इनिशियल मोमेंटम था mu, जब ये टकरा कर वापस आ रहा है तो उसका फाइनल मोमेंटम p2 कितना हो गया? माइनस mu। जिसका चेंज इन मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा? चेंज मोमेंटम आएगा माइनस mu, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज मोमेंटम इसका हो जाएगा माइनस 2mu। तो इस बॉल का मोमेंट कितना चेंज हुआ माशाल्लाह? माइनस, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। तो इस बॉल का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो माइनस 2mu चेंज हुआ, यानी कि इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉक्टर। दूसरे सवाल पर आ जाए। दूसरे सवाल में कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 160 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड to 250 kilometers. What is the mean resultant force of the object during the change? किलोग्राम मीटर का इनिशियल मोमेंटम हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम, और 240 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या है? ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। 160 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया P1 और 240 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका फाइनल मोमेंटम हो गया P2, और ये जो 2 सेकेंड्स है ये आपका टाइम हो गया। आपसे कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स मालूम करो, यानी कि F मालूम करो। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F मालूम करने को कह रहा है आपसे। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि आपको फोर्स चाहिए, तो मैंने अभी आपसे कहा था रिजल्टेंट फोर्स बराबर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बनाता है। तो फाइनल मोमेंटम आपका कितना है? 240, इनिशियल मोमेंटम है 160 और टाइम है 2, तो हो जाएगा 80/2, यानी कि फोर्स हो जाएगी 40 न्यूटन। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है माशाल्लाह से? 40 न्यूटन लग रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, समझ आ गई बात? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग विंड ऑफ स्पीड 33 मीटर पर सेकेंड blows against a wall. The density of air is 1.2 kg per meter cube. The wall has an area of 12 meters square at right angles to the wind velocity. The air has its speed reduced to 0 when it hits the wall. So what is the approximate force exerted on the by the air on the wall? फोर्स मालूम करनी है। अब देखिए हमें पता है कि फोर्स जो है वो बराबर होगी किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। ठीक है, फोर्स बराबर होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो मोमेंटम क्यों लग रहा है? मोमेंटम इसलिए लग रहा है क्योंकि एयर जो है वो उड़ती भी जाती है और दीवार से टकराती है। ठीक है, और जो दीवार से टकराएगी, ठीक है, और जो भी दीवार से टकराएगी है जो टकरा कर रुक जाएगी, तो जब उसका चेंज मोमेंटम निकालेंगे तो उसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? 0। जो एयर का फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? 0 होगा।
और एयर का इनिशियल मोमेंटम अगर निकालना है तो उसके लिए चाहिए होगा मास इनटू वेलोसिटी। अब एयर की जो वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है, और एयर की वेलोसिटी कितनी है 33 मीटर पर सेकेंड। एयर की जो वेलोसिटी आपको दी हुई है वो दी हुई है 33 मीटर पर सेकेंड। मसला है एयर के मास का। तो आप ये देखेंगे जो ये दीवार है, ये फर्ज करें दीवार है, ठीक है, इस दीवार का एरिया आपको दिया हुआ है, इस दीवार का एरिया है 12 मीटर स्क्वायर। और फर्ज करें कि हवा जो इससे आके टकरा रही है, दीवार से जो हवा की टकरा रही है, हम उस हवा का मास निकालना चाह रहे हैं। मतलब ये निकालना चाह रहे हैं कि इस दीवार से कितनी हवा आके टकराती है। तो फर्ज करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है हवा की, जो कि इससे आके टकरा रही है, उसकी लेंथ कैसे आएगी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यानी हवा जितनी स्पीड से आ रही है और उसको मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एयर हो जाएगा ना, लेंथ हो जाएगी। अब हवा की स्पीड है 33, टाइम ले लें हम टी, तो जो 33 मल्टीप्लाई बाय टी हो गया वो लेंथ हो गई जो कि एयर ने कवर किया इन टाइम टी। और ये कितने एरिया से टकराई है, ये टकराई है 12 मीटर स्क्वायर के एरिया से। इसको जरा 3D में देखें, जरा थोड़ा इमेजिन करें, थोड़ा सा मुश्किल है करें इमेजिन कि अगर मैं इस लंबाई को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इतनी हवा का, पूरी हवा का वॉल्यूम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपका हो जाएगा माशाल्लाह से हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय टी, ये लेंथ हो गई, और मल्टीप्लाई बाय 12 एरिया हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे मास चाहिए एयर का, तो मास जो है वो बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के। तो डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के। डेंसिटी है एयर की दी हुई है 1.2, वॉल्यूम आपके पास आया 33 इंटू टी इंटू 12। तो ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, और इनिशियल मोमेंटम 0 है। जब आप फोर्स निकालेंगे तो एक उसका मोमेंटम 0 है तो चेंज होगा दूसरे मोमेंटम के बराबर होगा, मास इंटू वेलोसिटी है। उसका मास है 1.2 इंटू 33 इंटू टी इंटू 12, ये तो मास हो गया। और वेलोसिटी इसकी है 33, उसको डिवाइड करना है टाइम से, क्योंकि फोर्स जो होती है चेंज मोमेंटम अपॉन टाइम के बराबर होती है। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो जो फोर्स लगेगी दीवार पे वो बराबर होगी 1.2 इंटू 33 इंटू 12 इंटू 33। इसका अंदर 15,000 कुछ आएगा। उसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करके आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आपका 16,000 हो जाएगा तकरीबन, ऑलमोस्ट। ठीक है जी, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। सही है, इस सवाल को एक दफा बैठ के खुद दोबारा देखिएगा तो इंशाअल्लाह बात क्लियर होगी मजीद। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स ऑन अ बॉडी। डेफिनेशन ऑफ फोर्स मैंने आपको अभी क्या बताई है, द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सीलरेशन। ये बात सही है कि मास को अगर एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई करें तो फोर्स आती है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। द पावर इनपुट टू द बॉडी डिवाइड बाय इट्स वेलोसिटी। अगर आप पावर को वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर फोर्स आएगा, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय अ बॉडी, यस ये डेफिनेशन है। अभी जो मैंने आपको बताया है पिछले उसमें लेक्चर में कि जो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो फोर्स के बराबर होता है। तो बेसिकली ये जो बात है ना कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, एक्चुअली ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स है। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़नी होगी तो हम इसी चीज को पढ़ेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। वर्क डन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट फोर्स के बराबर तो होगा, लेकिन डेफिनेशन नहीं है फोर्स की। डेफिनेशन फोर्स की क्या है, डेफिनेशन फोर्स की है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी बात होगी कि ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा। नेक्स्ट, अ बॉल ऑफ मास 2.0 kilogram, rate of 4 meter per second. The ball collides with a wall and rebounds in the opposite direction with a speed of 2.8 meter per second. The time of the collision is 150 milliseconds. So what is the average force exerted on the wall? अब देखें, बहुत सिंपल सी बात है भाई। ये 2 किलोग्राम का मतलब क्या है, 2 किलोग्राम का मतलब है मास। ठीक है, 2 किलोग्राम का मतलब हो गया मास। 4 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, इनिशियल स्पीड।
2.8 मीटर पर सेकंड क्या हो गया फाइनल स्पीड, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और टाइम ऑफ कोलिजन है 150 मिली सेकेंड। यानी कि हुआ क्या, 2 किलोग्राम की बॉल थी, इस तरफ जा रही थी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो दीवार आ गई, दीवार से टक्कर खा के वापस आई, यही 2 किलोग्राम की बॉल, तो टक्कर खा के वापस आई तो उसकी स्पीड थी -2.8। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑपोजिट हो गई है, क्योंकि ये ऑपोजिट हो गई। अब यहाँ पे अगर इसका जाते वक्त मोमेंटम निकालें p1, तो बराबर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और वापस आते वक्त मोमेंटम निकालें p2, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -2.8, तो जाएगा -5.6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 150 मिली सेकेंड। 150 मिली सेकेंड का मतलब है 0.15 सेकेंड। 150 मिली सेकेंड को सेकेंड में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है। अब आप जब फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स जो है वो बराबर होता है P2 माइनस P1 डिवाइड बाय टाइम। रिजल्टेंट फोर्स बराबर होती है P2 माइनस P1 डिवाइड बाय टाइम। तो P2 आपका कितना है, P2 आपका था जनाब -5.6 जो हमने निकाला था अभी, और P1 हमारा था 8, रहेगा -8, और टाइम है आपका 0.15, तो आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 0.15। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, 13.6 डिवाइड बाय 0.15। देखना भाई क्या आंसर आ रहा है इसका, 13.6 डिवाइड बाय 0.15। आंसर बताओ इसका जल्दी। 90.666। 90.66 यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 90। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, यानी कि 91 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहे स्टील पैलेट्स each with about 0.6 gram fall vertically onto a horizontal plate at a rate of 100 pallets per minute. They strike the plate with a velocity of 5 meter per second and rebound with a velocity of 4 meter per second. So what is the average force exerted on the plate by the pallets? देखें, एक पैलेट का मास जो है वो 0.6 ग्राम है और 100 पैलेट गिर रहे हैं कितनी देर में, 1 मिनट में। तो जो मास नीचे गिर रहा है वो मास है कितना, जो मास नीचे गिर रहा है वो मास है 0.6 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 60 ग्राम, यानी कि 0.06 किलोग्राम। तो जो मास नीचे गिर रहा है वो 0.06 किलोग्राम में कितने टाइम में गिर रहा है, 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड्स में गिर रहा है। अब जब प्लेट पे मास नीचे गिरता है तो मास कितना है 0.06 किलोग्राम, और नीचे गिरते वक्त स्पीड होती है 5.5 मीटर पर सेकंड। जब रिबाउंड करता है तो रिबाउंड करते वक्त भी मास 0.06 किलोग्राम ही होता है, लेकिन स्पीड होती है -4 मीटर पर सेकंड। फिर जब आप रिबाउंड करोगे तो आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नीचे गिर रहे थे तो नीचे गिरते वक्त जो आपका मोमेंटम था तो कितना था, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 5 जाएगा 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जब आप नीचे आ रहे तो रिबाउंड जब कर रहे थे तो आपका जो फाइनल मोमेंटम था वो कितना होगा 0.06 मल्टीप्लाई बाय -4 जाएगा -0.24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। टाइम आपको कितना लग रहा है, टाइम आपको लग रहा है जनाब अली 60 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो जब आप फोर्स मालूम करोगे तो फोर्स आपकी किसके बराबर होती है, फोर्स बराबर होती है फाइनल मोमेंटम -0.24 माइनस इनिशियल मोमेंटम 0.3 डिवाइड बाय टाइम यानी कि 60, तो जाएगा -0.54 डिवाइड बाय 60, तो जाएगा 0.3
0090 न्यूटन, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यानी आप देखें अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं सब में लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है सब में कि आप चेंज इन मोमेंटम निकाल दें, और जो चेंज इन मोमेंटम आता है उसको आप क्या कर देते हैं, चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड बाय आप टाइम कर देते हैं, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। और जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? वो फोर्स के बराबर होता है, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर। ठीक है भाई, ऑलराइट, ये हो गया काम। अब और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, ठीक है, a ball of mass 0.5 kilogram is thrown against a wall at a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। बॉल का मास कितना है भाई? बॉल का मास है माशाल्लाह 0.5 किलोग्राम को मास बाउंस बैक करती है स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो कहना कि एवरेज फोर्स कितनी है? अगेन वही है, टाइम ऑफ कोलिजन 0.1 सेकेंड है। तो देखें जब ये बॉल जा रही होगी तो उस वक्त का मोमेंटम कितना होगा? उस वक्त का इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 6। टकरा के वापस आ रही है तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम इसका होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 4। टाइम कितना है? टाइम है 0.1। तो फोर्स बराबर होती है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। 4 माइनस 6 डिवाइड बाय 0.1 यानी कि माइनस 2 डिवाइड बाय 0.1, तो फोर्स बराबर हो जाएगी 20 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। 20 न्यूटन का क्या मतलब है कि आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज सी। चलें आगे चलें। कह रहा बॉडी एक्सपीरियंसेस अ वेरिंग रिजल्टेंट फोर्स दैट कॉजेस मोमेंटम ग्राफ रिजल्टेंट फोर्स इज वैल्यू। मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। तो किस पॉइंट पर जो आपकी फोर्स है वो लार्जेस्ट होगी? देखिए हमने ये पढ़ा है कि जो फोर्स होती है वो बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के। तो अगर आप एक ग्राफ बनाएं जिसमें वाई एक्सिस पे मोमेंटम और एक्स एक्सिस पे टाइम हो, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा ग्राफ का तो बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? फोर्स के। तो आसान जबान में अगर किसी ग्राफ की वाई एक्सिस पे मोमेंटम हो और एक्स एक्सिस पे अगर टाइम दिया हो तो उसका जो ग्रेडियंट होगा किसी भी मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा एट एनी पॉइंट वो किसको शो करेगा? वो शो करेगा रिजल्टेंट फोर्स को। किसी भी मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो रिजल्टेंट फोर्स को शो करेगा। अब देखिए 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, तो इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जहां पर आपको लग रहा है ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है? तो हमें जहाँ रिजल्ट पॉइंट बी है, ग्रेडियंट सबसे जो मुझे रेट सबसे ज्यादा लग रहा है, लिहाजा पॉइंट बी जो है यहाँ पर फोर्स भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि पॉइंट बी पे ग्रेडियंट सबसे ज्यादा लग रहा है तो पॉइंट बी पे जो फोर्स भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि स्नूकर बॉल ऑफ मास 200 ग्राम hits the cushion of a snooker table at right angle with a speed of 14 meter per second. The ball rebounds with half its initial speed. The ball is in contact with the cushion heads for 0.6 seconds. So what is the average force? Exactly same वही सवाल आ गया। अब देखें इसका मास 200 ग्राम है, 200 ग्राम का मतलब हो गया 0.2 किलो। तो जाते हुए इसका मोमेंटम कितना होगा? जाते हुए इसका मोमेंटम होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 14, तो हो जाएगा आपका 1.7। यही हो ना भाई? नहीं, 2.8 होगा, तो जाएगा 2.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जब बॉल टकरा के वापस आएगी जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा 0.2 मास है, स्पीड है -7, तो माइनस 1.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टाइम आपका 0.6 सेकेंड। तो फोर्स मालूम करेंगे तो फाइनल मोमेंटम इज 1.4, इनिशियल मोमेंटम इज 2.8, डिवाइड करना है आपको 0.6।
तो बनेगा आपका -4.2 डिवाइड बाय 0.6, तो मेरे ख्याल से 7 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा शायद। ठीक है, 7 न्यूटन मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए, बाकी आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लें। तो इसका आंसर 7 न्यूटन आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स जो दीवार पे लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी, वो 7 न्यूटन की फोर्स जो है वो माशाल्लाह से इस पर लग रही होगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है डिफाइन फोर्स। तो मैंने कहा था कि फोर्स की अब डेफिनेशन क्या है, फोर्स की अब डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो उस पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है। यानी अभी तक हम फोर्स को जैसे भी डिफाइन करते थे, लेकिन अब जो फोर्स की फुल एंड फाइनल जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब रिजल्टेंट फोर्स F acts on an object of 0.4 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 2.4 किलोग्राम है, उसकी फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करता है, यानी शुरू में ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है वो है 8.4 फोर्स है। तो ये फोर्स कितनी बन रही है, फोर्स बन रही है 8.4 न्यूटन, क्योंकि एक बॉक्स जो है वो 0.2 का है, 8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.49, हाँ सही है। एक बॉक्स 0.2 का है, तो उस पर 8.4 न्यूटन की फोर्स लग रही है, कितनी देर तक लग रही है, 2 सेकंड तक लग रही है, और 2 सेकंड बाद इस पर लगने वाली फोर्स 0 हो गई। ठीक है, तो कहना है कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया आप इस बड़ी सिंपल सी बात है, आपका 2 फोर्स डिवाइड बाय 2.4, तो 0.4 को बता दो, फुटबॉल आंसर